लोग एफबीडी पढ़ रहे थे, अब वो काम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बॉडी में मोशन देना स्टार्ट करते हैं, और जब मूविंग बॉडी होगा फिर उसके ड्राइंग करेंगे, और उस मूविंग बॉडी पे कंडीशन अप्लाई होगा कि कब ये मूव करेगा कब नहीं करेगा। तो वहां से फिर इक्वेशन बनना भी आपका स्टार्ट होगा। तो लगाएंगे हेडिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी। अब देखो मोशन जो हमें पढ़ने हैं वो बॉडी किस किस तरह से अरेंज होगी, नहीं तो ढेर सारे टाइप्स और वेरिएशन यहां से ही स्टार्ट होते हैं। क्लियर? तो हम लोग पहले सिंपल मोशन पढ़ेंगे। एक बॉडी होगा उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे सिंगल वाला, फिर उसे समझेंगे, फिर उसके बाद उस फोर्स को एंगल पे लगाएंगे, फिर उसे समझेंगे। और अभी तक हमारे यहाँ फ्रिक्शन नहीं आया है, अभी तक फ्रिक्शन नहीं आया है। तो अगर हम ना भी बोले कि सरफेस आपका स्मूथ है तो मान लेना। आई बात समझ में? तो सबसे पहला होगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, मोशन ऑफ बॉडी में हम लोग पहला पॉइंट करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक या बॉडी ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मैक्सिमम टाइम ना हमें फोर्स वगैरह दिया रहता है, और एक्सेलरेशन या टेंशन वगैरह, जब टेंशन आएगा तो टेंशन कैलकुलेट करना होता है सिस्टम का, या जब आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन मैक्सिमम पूछा जाता है। तो एनएलएम में मैक्सिमम दो ही चीज पूछने के चांसेस होते हैं। एक, अगर मान लो टेंशन वाली फिनोमेना नहीं है तो नहीं, तो उस वक्त आपको एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, और अगर टेंशन है, स्ट्रिंग वगैरह कनेक्टेड है, तो टेंशन और एक्सेलरेशन, ये दो चीजें ज्यादा पूछी जाती है। तो हमें इन्हीं को समझना है। ठीक है, आइए इसे एक एग्जांपल से समझे। मान लो हमारे पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। नॉर्मल सा ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है सर। यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। छापना नहीं, पहले समझो। इस पे मान लो हमने फोर्स लगाया और उतना फोर्स हमने दिया कि ये कुछ एक्सेलरेशन से, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन जो आपको है उससे ये चलना स्टार्ट किया। क्लियर? आई बात समझ में? तो इसे हम लोग मोशन और इक्वेशन एफबीडी के साथ ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अगर हमें इसका एफबीडी बनाना हो तो सबसे पहली पॉइंट क्या थी? कंसीडर एज पॉइंट मास। पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। अब नॉर्मल तो अब सारा फोर्स दिखा देना है। पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ नॉर्मल दिखा रहे थे और उसके बाद सिर्फ टेंशन दिखा रहे थे। अभी हम लोग इंडिविजुअल अब कंप्लीट फोर्स दिखाएंगे। जो जो आपको लग रहा है, कंटेक्ट लग रहा है लगाएंगे, टेंशन आपको लग रहा है तो लगाएंगे। अभी यहाँ पे लिख रहा है, लग रहा है तुम्हें कि इसे ग्रेविटी जो अर्थ है अपनी ओर खींच रही है, किस फोर्स के साथ? mg। अब ये बात बार बार नहीं बोलना होगा, आप mg डाउनवर्ड समझ गए ना। बदले में क्या होगा, एक नॉर्मल और होता है जो इसे पुश कर रहा होता है, और यही नॉर्मल इसे नॉर्मल रिएक्शन देता है। समझ पाए? तो सीधा n लिख देंगे, मान लोगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो गया? n। अब देखो इक्वेशन भी यहीं से बनाना शुरू करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरफ एक फोर्स लग रहा है। कौन सा? F। और कोई फोर्स आपके दिमाग में तो बताओ। अब बोलोगे सर ये फोर्स लगाए तो कंटेक्ट ना, ये फोर्स कंटेक्ट नहीं होगा। आई बात समझ में? सर इसमें एक ही कंटेक्ट सरफेस है ना, तो नॉर्मल कहां पे लगता है? कंटेक्ट सरफेस पे। तो एक ही कंटेक्ट सरफेस आपके पास है, इसलिए एक ही नॉर्मल लगा। क्लियर? गुड। अब बोलोगे सर हम फोर्स हाथ से लगा रहे हैं। सही बात है, हाथ से फोर्स लगा रहे हैं तो कंटेक्ट सरफेस तो बनेगा। जैसे मान लो ये ब्लॉक है और ये मार्कर इसे फोर्स लगाए तो कंटेक्ट सरफेस तो बना। तो फिर नॉर्मल रिएक्शन लगाइए सर। आइए, हमें बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? आप बुला रहे हैं हमें। समझ पाइए? तो यहां पे हम लोग जो होगा, जैसे कि मान लो
जैसे रस्सी बांध के खींचेंगे फिर भी कंटेक्ट आएगा। कभी कभी आपके मन में ये आ रहा है कि अच्छा सर इस एंड से रस्सी बंधी हुई है तो कंटेक्ट तो है रस्सी और इसके बीच, तो हम लोग रस्सी हो या फोर्स लगाने का जो डायरेक्शन है उसे एक नैरो पाथ मान रहे हैं, जिसमें इतना नैरो लाइन मान रहे हैं जिससे कंटेक्ट की कोई बात ही नहीं है, कोई कंटेक्ट की गुंजाइश ही नहीं है। समझ पाए? तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको कंटेक्ट फोर्स का मतलब हुआ कि सरफेस एरिया फील आना चाहिए ज्यादा। आई बात समझ में? जैसे ये मार्कर से ये फोर्स लगा तो यहाँ पे सरफेस एरिया थोड़ा लार्जर है, फीलिंग आ रही है, लेकिन अगर यही हम धागा जैसा पतला तीर से मारें तो स्ट्रिंग एकदम बहुत धागे जैसे पतले तीर से सरफेस को स्ट्राइक करें तो क्या कंटेक्ट सरफेस वाली फीलिंग आएगी बहुत ज्यादा। उस वक्त आपका कंटेक्ट सरफेस एब्सेंट है। आई बात समझ में? बहुत पॉइंट पे अगर कंटेक्ट सरफेस का मतलब यहां पे हुआ कि ढेर सारे इस सरफेस के और इस सरफेस के ढेर सारे पॉइंट आपस में कंटेक्ट में हो। सिंगल पॉइंट अगर कंटेक्ट में है ना तो वहां पे कंटेक्ट फोर्स को अप्लाई नहीं करना है, नेग्लिजिबल। आई बात समझ में? नेग्लिजिबल होगा। क्लियर? समझ पाए? गुड। तो यहां पे कंटेक्ट फोर्स और कुछ नहीं है, दिख रहा है आपको, नॉर्मल हो गया। अब एक बात मोशन समझो। अब है क्या कि क्या ब्लॉक ऊपर जा रहा है? नहीं। क्या ब्लॉक नीचे जा रहा है? नहीं, नीचे भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर ले जाने वाला जो था और नीचे ले जाने वाला जो है दोनों इक्वल है। भाई आपके पास ये ब्लॉक है, कोई इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, कोई इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, बताओ ये कहीं जाएगा? वजह क्या थी? ये और ये बैलेंस हो गया। तो यहां पे इक्वेशन ऐसे ही बनाना है हमें, ठीक है? तो पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा? अगर इससे देखेंगे तो N इक्वल टू mg हुआ, या आप ये कह सकते हैं नेट फोर्स वर्टिकल जीरो। आप ये कह सकते हैं F नेट वर्टिकल जीरो, क्योंकि वर्टिकल में मोशन नहीं हुआ है। अगर नेट फोर्स वर्टिकली जीरो आई है, इसका ये मतलब है कि वर्टिकल में मोशन नहीं है। अगर वर्टिकल में मोशन होता तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता। तो वर्टिकल नेट फोर्स कैसा होता है? आपको पता है कि अपवर्ड वाला हम लोग पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव लेते हैं। ऊपर वाला फोर्स कौन सा है? प्लस एन। ये सब हम लोग बार बार नहीं करेंगे, अभी एक बार पहली बार है तो इसलिए बता रहे हैं। ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव, नीचे लग रहा है तो नेगेटिव, दोनों को प्लस कर दिए बराबर जीरो। अब देखो हुआ क्या? n माइनस एम जी इक्वल टू जीरो या n इक्वल टू एम जी, हम यही कह रहे थे आपको करना है। अब बार बार ऐसे नहीं करना, आपको समझ जाना है कि अगर फोर्स इक्विलिब्रियम में है मतलब बैलेंस है तो सीधा इसका वैल्यू सेम होगा। इस डायरेक्शन वाले सारे फोर्स का वैल्यू, अभी तो बस एक ही फोर्स थे ना, इस डायरेक्शन वाले सारे फोर्स का वैल्यू और इस डायरेक्शन वाले सारे फोर्स का वैल्यू जब सेम हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा। क्लियर है बात? गुड। दूसरी बात समझ में ये आ रही है कि क्या आप ये बताओ, बॉडी हॉरिजॉन्टल जा रही है क्या? हॉरिजॉन्टल में मोशन है, कैसे पता चला? एक्सेलरेशन है। तो हॉरिजॉन्टल में मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? फोर्स जीरो है क्या? नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो होता तो हॉरिजॉन्टल में मोशन होता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ। दूसरी बात यहां से ये समझ में आ रही है कि नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल में मोशन हुआ है। तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं। नेट फोर्स क्या लग रहा है? सिर्फ एफ ही तो लग रहा है। एफ क्या करवा रहा है? मोशन। किस में? बॉडी में, बराबर है में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास ऑफ ब्लॉक। आई बात समझ में? F इक्वल टू कितना हो गया? ma। फिर बोलोगे सर F इक्वल टू ma क्या? F ही तो है भाई, हम तो क्या बोले? F ही तो है, लेकिन F कितना है? ma के बराबर। भाई आप बोलोगे सर इसमें नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल कितना है? F है। या तो F बोलो या तो m बोलो, एक ही बात है कि नहीं है? इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते मिला के ma, एक ही बात है ना। यहाँ पे ये मत सोचना कि F माइनस ma बराबर जीरो हुआ, ma तो है ही नहीं, ma तो ये है। समझ पा रहे बात को? तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। ये F नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हुआ? डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि किसके बराबर है? F के बराबर। और ये F के बराबर क्या हुआ? F कितना है? ma है। वेरी गुड। जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? F इक्वल टू ma। ये इक्वेशन से नहीं आया, ये वैल्यू है। समझ पाए? छापिए। नेक्स्ट केस है, सेकंड केस इसका। मान लो हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया एट एन एंगल थीटा
विथ हॉरिजॉन्टल। ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का तो आपको ज्ञान है ही, हॉरिजॉन्टल। और मान लो कंडीशन हमने लगा दिया हॉरिजॉन्टल, तो कैसा भी हो सकता है, तो अपवर्ड बोल देते हैं, अपवर्ड बोल देते हैं। डाउनवर्ड तो जाएगा नहीं, जा नहीं पाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड सरफेस है, तो बढ़िया ही है। आप समझिए इसे। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारे पास है, यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है। एक्सेलरेशन किधर होना है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा है परमानेंट। अभी अब एक बात बताओ, हमने कहा कि फोर्स को लगाना है एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल अपवर्ड। तुम बोलोगे सर डाउनवर्ड फोर्स का यहाँ पे मतलब बताओ। फोर्स डाउनवर्ड भी हो सकता है एट एंगल थीटा। जैसे मान लो ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे फोर्स हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा चलेगा, एक ही बात है। नहीं तो अपवर्ड या डाउनवर्ड से क्या मतलब है, नहीं, यहाँ पे अपवर्ड या डाउनवर्ड से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपको खुद ये पता होना चाहिए कि अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे लगता है। क्या ये लिखाना या समझाना जरूरी है, नहीं ना। ठीक, यहां पे हमने अपवर्ड लगाया, यहां पे हमने अपवर्ड लगाया। अपवर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स, देखो इस ब्लॉक पे हमें अपवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है विथ एंगल थीटा, तो ऐसा ही कुछ होगा ना, ऐसा ही कुछ होगा। तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया एफ डायरेक्शन में, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो हॉरिजॉन्टल ये ना है, तो कितना एंगल बनाएगा ये हॉरिजॉन्टल से मान लो बना रहा है, जोड़नी के बीच में लगा है, कहीं भी लगा है, फोर्स का एंगल कितना है, थीटा। और इसकी वजह से इसमें मोशन हो गया सर कितना, एक्सेलरेशन ए। अभी भी वर्टिकल मोशन नहीं हुआ है इसके पास, अभी भी मोशन तो वर्टिकल हुआ है क्या। अगर वर्टिकल, तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि मोशन वर्टिकल हुआ कि नहीं हुआ, हम बोलेंगे क्योंकि हमने कहा एक्सेलरेशन इधर है इसलिए मोशन इधर हुआ है। अगर कह देते कि एक्सेलरेशन इधर हुआ है थोड़ा सा भी, A1 A2, तो होता। क्लियर है। अभी फिलहाल हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन भी आएगा। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ है, तो इसका अगर हम लोग FBD ड्रॉ करें, mg और इधर लग जाएगा कितना, n। भाई ये जो फोर्स F लग रहा है, सर बताना ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, थीटा पे। तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इसके हॉरिजॉन्टल होता है वेक्टर इनटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में आपके पास F cos थीटा, यस और नो, क्लियर। और इसके एक कंपोनेंट टूटेंगे इस डायरेक्शन में वर्टिकली, तो जो कि वर्टिकल के साथ ऐड हो जाता है जनरली, तो ये इसके साथ ऐड कर दें, या आप अलग से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड इसके एक कंपोनेंट F sin थीटा। क्लियर है। इक्वेशन बनाते हैं यहां से। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, पहला बनेगा n प्लस F sin थीटा, F sin थीटा प्लस n इक्वल टू mg। देखो ये इक्वल टू mg का क्या मामला है, पहले समझो, छापो नहीं बाबू। इक्वल टू mg का मामला ये है कि ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस हो गया, इसीलिए मोशन नहीं हुआ है। अगर ये मोशन होता तो ये फोर्स बड़ा होता ना, तो क्या होता, बड़ा माइनस छोटा, डज नॉट मतलब इक्वल टू ma। नहीं समझे, ये ज्यादा हुआ। अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता, इसका मतलब ये ज्यादा हो गया, ज्यादा तो ज्यादा माइनस कम बराबर ma। क्लियर है। अभी फिलहाल हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, इसलिए ऐसे रहने देते हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझते हैं, सर क्या हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ है, हाँ हुआ है। कौन, किसने करवाया, F ने करवाया ना, F का cos थीटा करवाया है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, F cos थीटा इक्वल टू ma। समझ पाए, बोलो, वेरी गुड। तो यहां से हमसे पूछा जाता है भाई एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन का इक्वेशन बताओ। अच्छा वहां पे एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन बनता था, F बराबर ma होता, तो a बराबर क्या होता है, F बाय m। जहां पे ये इक्वेशन लिखे तो इसके नीचे a बराबर F बाय m लिख लीजिएगा। आइए अब यहां से a का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, a इक्वल टू बनेगा F cos थीटा बाय m। बस ये फर्क आएगा उस केस में और एंगल आने से। नोट करिए, अगर मान लीजिए यहीं पे अपवर्ड ना होके डाउनवर्ड रहता तो कैसे ड्राइंग कैसे करते। तो अगर मान लो फोर्स अपवर्ड ना रह के
डाउनवर्ड होता तो क्या करते? ये कह रहा है कि डाउनवर्ड आपका फोर्स लगेगा, तो फोर्स का सेंस डाउनवर्ड है, फोर्स का सेंस डाउनवर्ड है, मतलब इस ब्लॉक पे फोर्स कुछ ऐसे लगा, समझ पाए? तो देखो डाउनवर्ड फोर्स है। अब तुम इसे ये मान के चल सकते हो, इन्होंने कहा है कि भाई ये जो फोर्स लग रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है सर? हॉरिजॉन्टल तो लाइन ये होगा, इससे बना रहा है कितना? थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन आया है, वो है ए। वर्टिकल मोशन तो हुआ ही नहीं, तो वर्टिकल के लिए इक्वेशन तो सीधा से इसका ये लिखाएगा mg और n। आई बात समझ में? अब ये जो फोर्स लग रहा है, या तो तुम ये फोर्स को यहां लगाओ या फोर्स को यहां लगाओ, डायरेक्शन सेम है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है। अब आप हमें ये बताइए इसका एंगल कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल से होगा, तो हॉरिजॉन्टल तो ये है हमारे पास थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे सर, तब भी तो वही रिजल्ट आया ना। अच्छा है, ये साइन थीटा का मामला, गुड गुड। तो यहां पे क्या हुआ? इधर एक कंपोनेंट टूटेगा, वेक्टर इनटू कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और इसके साथ क्या आ जाएगा? mg के साथ प्लस में आ जाएगा आपका एफ साइन थीटा। तो ये एफ साइन थीटा का पोजीशन बस बदल गया, ऊपर लगता था अभी नीचे लग रहा है। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो इक्वेशन क्या बनेगा? पहला बनेगा n इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और एक्सेलरेशन यानी एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। ये एम ए क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हैं ना आप लोग ना, जो कि इसके बराबर होगा क्या? एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाय एम। चाहे तो अपवर्ड डाउनवर्ड करके लिख लीजिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड में बस चेंज ये आया, कर लीजिए नोट। दूसरा हेडिंग लगाएंगे, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। रे स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इसमें हम लोग पहले केस ये कर लेते हैं। मान लो व्हेन प्लेन इज एट रेस्ट, प्लेन इज एट रेस्ट, जब प्लेन मान लो रेस्ट है, उस केस में एंड पहले एक प्लेन बना ले। देखो ये मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, जो इंक्लाइंड एंगल थीटा है। यहां पे रखा हुआ है एक ब्लॉक हमारा जिसका बास m है, और क्योंकि ये स्मूथ है, फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, तो ये ब्लॉक क्या होगा? वो स्लाइड करेगा, और स्लाइड करेगा तो मोशन आएगा, और मोशन आया तो एक्सेलरेशन है। इससे पहले वाले केस में हम स्लाइड वगैरह नहीं करवाए थे, बस बोले थे सीधा रेस्ट पे है। क्लियर है? तो अब एक्सेलरेशन आया, तो इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर तुम्हें निकालने, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। और एक चीज, हाँ, इसका जो एक्सेलरेशन है वो रेस्ट, अभी ब्लॉक चल नहीं रहा है, हो सकता है मान लो पहिए लगा के इसे स्लाइड करवा दें, अगला केस करवाएंगे। अभी ये रेस्ट में है, दिखा दिया ना हमने कि प्लेन इज एट रेस्ट, ब्लॉक मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। ब्लॉक में एक्सेलरेशन है तो ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करो, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। आइए ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो ब्लॉक एज अ पॉइंट मास mg तो नीचे ही लगेगा, यस और नो? लगेगा। आपको पता है ना ये mg होता था, और इधर लगेगा हमारा कौन सा? कंटैक्ट फोर्स। आई बात समझ में? नॉर्मल। और ये एंगल हमने सिखा रखा है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो भाई इधर कौन? mg। तो mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होता है? cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और इसके एक 90 पे कंपोनेंट टूटेंगे। ठीक है, एक 90 पे कंपोनेंट टूटेगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा mg sin थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो यही सारे ड्रॉ हुए हैं एफबीडी। आप चाहो एफबीडी यहां ड्रॉ करो या यहां ड्रॉ करो, एक ही बात है, यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और इससे 90 डिग्री पे mg sin थीटा, और यहां लगा f। अब बताइए क्या इस तरफ कोई मोशन हुआ? इसका मतलब ये इसकी बैलेंस हो गया होगा, तभी तो नहीं हुआ। तो आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा n इक्वल टू mg cos थीटा। ये तभी होगा जब इधर मोशन नहीं हुआ है, इसलिए इक्वल हो गया।
अगला इक्वेशन क्या बना है सर? अगला इक्वेशन क्या बनेगा? mg sin थीटा बराबर है में, अगला इक्वेशन क्या बनेगा? mg, हाँ mg sin थीटा इक्वल टू ma, चाहो तो a m से m कटा सकते हो और a बराबर आपका हो जाएगा g sin थीटा। एक बात तो ये हो गई, पहले यहां नोट करिए, फिर एक बात और बताएं इसमें मान लो इसका ही एक और अगर सिचुएशन तुम कंसीडर करो, जैसे ये मान लो mg sin थीटा तो होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो अगर मान लो आपने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है, अपने आप तो नहीं ना होगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन इधर हुआ है, तो क्या होगा? इक्वेशन क्या बनेगा? पहला वाला तो n इक्वल टू mg cos थीटा ही रहेगा, बट सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? ये फोर्स जो F लगा इसकी वजह से इसके डायरेक्शन में मोशन हुआ, इसका मतलब ये बड़ा है, ग्रेटर है, नहीं तो नेट फोर्स इसके डायरेक्शन में लगेगा, मतलब F माइनस mg। देखो ना F किधर है? इस डायरेक्शन वाला फोर्स है और mg इसके अपोजिट लगा है, तो माइनस ही होता है ना, जब अपोजिट लग रहा हो, दोनों के बीच का एंगल 180 हो रहा हो, तो हो जाएगा F माइनस mg, बोलो हाँ, mg sin थीटा इक्वल टू ma होगा। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर हम ना F माइनस mg नहीं लिखेंगे, mg माइनस f लिखेंगे। भाई mg माइनस f तुम लिखोगे तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मोशन नहीं ना हुआ, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट मोशन होगा, इसीलिए हमेशा बड़ा माइनस छोटा किया करिए, बढ़िया रहेगा। तो आप इक्वेशन इसी को कैरी करिए, F माइनस mg। देखो उस वक्त क्या हो रहा था कि बिना प्लेन में F बराबर ma हो रहा था, लेकिन F बराबर ma यहाँ पे नहीं है, F में से कुछ घटा, कितना? mg sin थीटा का घटा और इक्वल टू ma दिया आपको। अब बोलो देखो ये घटा क्यों? ये घटा इसीलिए कि ये जो ब्लॉक है ना वो इधर आना चाह रहा होगा, तो कुछ फोर्स के साथ कितना? mg sin थीटा, और बदले में आप F लगा रहे हैं, तो आप जैसे ये मान लो 10 न्यूटन से नीचे आ रहा है, 10 न्यूटन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है नीचे ले आने के लिए, आपको ऊपर मूव करवाना है तो 10 से तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब अगर आपने 15 लगाया है तो आपका काम सिर्फ 5 ही करेगा, 10 तो खत्म, वही 10 माइनस होता है। समझ पाए बात को? नोट करिए इसे। और यहां से एक्सेलरेशन पूछेगा तुमसे, तो ये F बराबर इमोशनल होके ma मत कर देना और mm कटा मत देना, हमसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये F तुम्हें पता होगा, तो यहां से एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? भाई एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? F माइनस mg sin थीटा बाय m। क्लियर है? तो ये मान लो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ये होगा अप की तरफ, एक्सेलरेटिंग डाउन की तरफ, ये एक्सेलरेटिंग अप हुआ, और नीचे था एक्सेलरेटिंग डाउन। समझ गए बात को? नोट करिए। अगला केस में मान लो हमने प्लेन को, ये जो इंक्लाइंड प्लेन था इसे मान लो हमने एक्सेलरेशन दे दिया, इस इंक्लाइंड प्लेन को ही एक्सेलरेशन दे दिया, और एक्सेलरेशन आप जिधर चाहो उधर दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे सकते हो, वर्टिकल एक्सेलरेशन दे सकते हो, किसी एंगल पे एक्सेलरेशन दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अभी फिलहाल नॉर्मल हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है? ये थीटा एंगल, ये मान लो किसी सरफेस पे ये प्लेन रखा हुआ था, किसी हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे प्लेन रखा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसके पास एक्सेलरेशन a है। हमने क्या किया, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a दे दिया, मान लो इस तरफ, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मान लो इस तरफ दिया, अपोजिट भी दे सकते हो, खींच भी सकते हो, खींचने वाला केस में एक स्पेशल केस आएगा, बताएंगे आपको। ये मान लो है एक्सेलरेशन ब्लॉक का b, और ये मान लो बॉडी का a, प्लेन का मान लो b है, क्या चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं। ये ए बी क्या है, समझ गए ना? नहीं समझे? अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ a1 और ये मान लो a2, अब तो समझ गए, पहले भी समझ गए थे सर। इसका मान लो खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, इसका भी मान लो खुद का कुछ ना कुछ मास होगा। हमें क्या करना है, इसका एबिलिटी से कोई मतलब, हमें इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्या इसका इक्वेशन पुराना वाला लिखोगे? बदलेगा? आइए इसका एबिलिटी पहले प्लॉट करें। अगर हम इस m मास के लिए बात करें, छोटा वाला एबिलिटी फॉर m मास,
तो क्या होगा, एक तो mg नीचे, ये एंगल थीटा है, तो सीधी सी बात हो गई, ये हो गया आपका mg cos थीटा, ये एंगल क्योंकि थीटा, और ये हो गया आपका नॉर्मल। अभी रुको, बाकी बात उसके बाद इसमें एक्सेलरेशन इधर हुआ है, क्या इसका एफबीडी कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ है। ये देखो, ये बॉडी इस पे है और इसका एक्सेलरेशन ये है, इसका मतलब इसके पास भी एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन a1 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन मतलब ma, तो m किसका, बड़ा वाला ब्लॉक का कि छोटा वाला ब्लॉक का? एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हो आप, छोटे वाले ब्लॉक का कि बड़े वाले ब्लॉक का? तो मास किसका रखते हैं? जिसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। हाँ सुनो भाई, फोर्स जिस पे लगेगा एक्सेलरेशन उसका होगा। अब इसमें जो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन है वो कुछ एक्सेलरेशन का कुछ पार्ट इसमें फोर्स क्रिएट किया होगा इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आई होगी इतनी, क्योंकि इस ब्लॉक में जो एडिशनल एक्सेलरेशन है वो a1 का है। a1 तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ना। हाँ, एक चीज और कि ये जो एक्सेलरेशन होगा सुनना, ma1 ये किसका प्लेन का हो गया, इंक्लाइंड प्लेन का हो गया, और यही एक्सेलरेशन, ये कैपिटल है मान लो, और ये एक्सेलरेशन यही एक्सेलरेशन स्मॉल m का भी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे भाई? इस डायरेक्शन में तो ये एक्सेलरेशन था इसके पास, इसके पास इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन है सर। भाई अगर हम ये बोलते कि भाई ये नहीं है और इसके पास एक एक्सेलरेशन इधर भी है a1 नाम का, तो क्या करते? a1 ही तो करते भाई। जिसका मोशन उसी का मास उसी का एक्सेलरेशन लेना है, समझ गए? हाँ, हालांकि ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये फोर्स सेम होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल, क्योंकि प्लेन जिस अभी क्योंकि देखो प्लेन जिस मोशन में चल रहा है उसी मोशन में ये भी चलेगा। प्लेन के पास जिस डायरेक्शन में जितना एक्सेलरेशन है उस बॉडी के पास भी उसी डायरेक्शन में उतना एक्सेलरेशन होगा। ऐसा नहीं कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा। अभी समझ पाए कि कुछ ये इधर जाना चाहता और ये इधर जाना, तो हो सकता है इधर आए, ये बॉडी इधर ना जाके इधर चले आए, और यही होगा भी। समझ पा रहे बात को? जी सर, देखो एक वेक्टर इधर है, आई बात समझ में? एक वेक्टर इधर है तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर ही होगा ना इधर होगा ना इधर होगा, इधर होगा ना, यही होगा। समझ पाए? वेरी गुड। तो इसके पास एक एक्सेलरेशन तो ये a2 था, और एक एक्सेलरेशन इसके पास इधर a1 है। सुनना, इसका हम लोग क्या करते हैं, एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? इस वाले एक्सेलरेशन को अगर हम ब्रेक करें, इस एक्सेलरेशन को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ें, समझना, तो कैसे टूटेगा? दो तरीके से इसे आप तोड़ सकते हैं। एक, इसके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे हम, रेक्टेंगल तोड़ रहे हैं, एक इधर और एक इधर, टूटेगा। इधर प्लेन के अलाउ और इधर नॉर्मल के अलाउ परपेंडिकुलर, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने तोड़ दिए इसके। अरे बात कर रहा है तो भाई ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। रे पगले, नहीं, कहा गया? ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना होता है? ये एंगल कितना होता है? ये थीटा होता है। देखो ये नॉर्मल था, ये इसके अलावा ये एंगल थीटा है ना, ये थीटा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तब नहीं टोटल मिलके 90 होगा। समझ पाए? ये थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगा लेनी है आपको, तो ये एंगल आपको फिर से मिल जाएगा थीटा। इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक नॉर्मल के अलाउ, पहले से नॉर्मल प्रेजेंट है, और एक इधर टूटेगा इसके अलाउ, mg साइन थीटा के अलाउ। पहला वाला इक्वेशन mg साइन थीटा, तो ये कौन टूटा है? a1 थीटा a1, ये वाला कंपोनेंट बोलो, स्मॉल m की कैपिटल M, स्मॉल m, फोर्स लगा रहे हैं ना, स्मॉल m
A1 cos थीटा और यहां पे होगा स्मॉल m A1 sin थीटा। बोलो कोई दिक्कत? फोर्स कर दिए, या आप एक्सेलरेशन बाद में मास लगा देना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमने क्या बोला कि m A1 इक्वल टू कैपिटल M A1 बराबर होगा, हमने स्मॉल m लिया, क्या दिक्कत है? समझ पाए? क्योंकि स्मॉल बड़ी पे डाल रहे हैं इसलिए स्मॉल m रख दिए, कोई दिक्कत? एफबीडी प्लॉट हुआ। अब तुम ही बताओ इस डायरेक्शन में एक और आया कि नहीं आया? भाई यहां पे अगर करते थोड़ा स्पीड हो जाता, चलो कर देते हैं। ये देखो ना, ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन कौन सा है इस डायरेक्शन में, है ना, A1 इस डायरेक्शन में था ना, इसके एक कंपोनेंट टूटे इधर, इसके साथ प्लस में आ गया कौन, देखो m, हाँ m A1 cos थीटा, और एक इसकी तरफ आ गया कौन सा, m A1 sin थीटा। अब इक्वेशन बनाते हैं, कोई दिक्कत? इक्वेशन बनाओ, इधर मोशन हुआ ही नहीं तो इसका मतलब ये बराबर हुआ m A1 sin थीटा इक्वल टू mg cos थीटा। एक इक्वेशन बना आपका, बोलिए इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक इक्वेशन और बन रहा है, इधर देखो, इधर ये जो नेट एक्सेलरेशन है वो तो इधर ही है ना, आपने इसको रिजॉल्व, सॉरी A1 नहीं, आपने A2 को रिजॉल्व में, आप चाहो तो A2 को भी A1 के टर्म में रिजॉल्व कर सकते थे ना, A2 को इधर रहने देते और A1 को इधर रहने देते और A2 को इधर और इधर थोड़ा तोड़ देते, ये भी चलता। A2 को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ सकते थे ना, तो वो आपकी इच्छा है कि किसे ब्रेक करना है, किसी एक को ब्रेक कर सकते। एफबीडी तो अब कंपोनेंट तोड़ने तो आ ही गया है ना, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ने नहीं सिखा रहे, इक्वेशन लिखने सिखा रहे हैं। अब देखो भाई इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ है, कितना हुआ इस डायरेक्शन में नेट फोर्स? एक हुआ है आपका mg sin थीटा और एक हुआ है, बोलो m A1 cos थीटा, जो कि मिल के आपको क्या देगा, ma2 दिया, और यहीं से A2 आएगा और ये A2 क्या लिखाएगा, देखो m कट्टो m खत्म, बचा क्या, A2। तो A2 इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, g sin थीटा प्लस A1 cos थीटा। फटाफट नोट करिए, एक कंडीशन और करवा देंगे, जल्दी नोट कर लीजिए। तो इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है, कहानी यहां प्लेन वर्क की कहानी सेम है, कहानी थोड़ी एक्सेलरेशन ये वाली बदली है। क्या नाम था इसका, A2, अच्छा इसका नाम A2 था, इसका नाम A1 है, A1 का। अब हमने क्या किया, देखो ब्लॉक इधर स्लाइड कर रहा है और इंक्लाइंड प्लेन को इधर ले जा रहे हैं। एक केस ऐसा होता है, एक सेकंड, हमने बदला क्या कि हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदला। इससे क्या होता है, नॉर्मल जो होना है वो होगा ही, आपसे एक स्पेशल सिचुएशन इससे पूछा जाता है कि ये सिचुएशन कब क्रिएट होगा। थोड़ा फील करो इसे, एक प्लेन है जो इधर जा रहा है, दूसरा ये इधर गिर रहा है, एक कुछ एक्सेलरेशन दोनों के बीच ऐसे एक्सेलरेशन का रिलेशन एस्टेब्लिश होगा कि प्लेन इधर जा रहा होगा और ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, आइए समझाते हैं। जैसे मान लो ये प्लेन है, गिर जाएगा क्या ये मार्कर, चलो एक मार्कर गिरा ही देते हैं, क्या जाता है, गुड है सर, कल वाला। जैसे देखो अभी ये प्लेन रेस्ट में है, समझ पाए, इसको अगर हम छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक गिरेगी कि नहीं गिरेगी, गिरेगी ना, गिरने में समस्या नहीं था, इसका कैप खुल गया है और कैप थोड़ा देर खुला रहेगा तो बेचारा दम तोड़ देगा, मतलब सूख जाता है ये, क्या करें, इसको गिराते हैं। सुनो ये गिर गया, थोड़ा फील कर पाओ बाबू। अब क्या होगा कि मान लो हम क्या करेंगे, ये इधर भी जाना चाहेगा, अगर हम प्लेन को इधर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए तो लगता है कि एक फॉरवर्ड फोर्स इस डायरेक्शन में कुछ काम करेगा और एक इसका कुछ इधर काम करेगा, इसके मोशन की वजह से। तो हो सकता हो जैसे इसको हम ले जा रहे हैं, हो सकता हो कि एक्सेलरेट ना करे, एक केस ऐसा बनेगा।
और यही हमसे पूछा जाता है और इस सवाल के माध्यम से हम आपको वही समझाना चाहते हैं कि कब ऐसा हो। नॉर्मल बातें क्या होगी, नॉर्मल तो ऐसा ही चलेगा, आपको नॉर्मल एफिनिटी ड्रॉ करो इसका। नॉर्मल जब इसका इक्वेशन आप लिखिएगा तो क्या क्या लगेगा, थोड़ा सोचो है, क्या क्या लगेगा। देखो यहाँ पे एल लग रहा है आपका, एन तो आपका mg cos थीटा के बराबर हो ही गया, साथ में प्लस ma1 cos थीटा के बराबर हुआ है, इसलिए डायरेक्शन में नो मोशन। समझ पाए। अब देखो इधर क्या हुआ है, mg sin थीटा हुआ है, बोलो हाँ, और इसके अपोजिट एक हुआ है कौन, ma1 sin थीटा। इसमें साइन क्या रखोगे, माइनस की प्लस, अपोजिट है तो माइनस ही रखता है, इक्वल टू क्या किया तुमने, ma2 किया। इसका ये मतलब हुआ, सुनो, इसका ये मतलब हुआ कि तुमने इस डायरेक्शन में उतना फोर्स नहीं लगाया जिससे ये बॉडी गिरने से रुक पाए, गिर रही है किस एक्सीलरेशन से, कट दिए। तो यहाँ से a2 इस केस में क्या हुआ आपका g sin थीटा, समझना, g sin थीटा माइनस a1 sin थीटा तो हुआ, मतलब मोशन इधर हो रहा है, हम चाहते हैं मोशन इधर ना हो। इसका क्या मतलब हुआ, ये तभी संभव है जब भाई मोशन हम इस डायरेक्शन में नहीं चाहते हैं, इसका मतलब इस डायरेक्शन में लगा फोर्स इक्वल टू इस डायरेक्शन में लगा फोर्स के बराबर नहीं होगा। हम चाहते हैं कि a2 0 हो, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि a2 0 हो, हम a2 नहीं चाहते हैं, ब्लॉक को रेस्ट में रखना चाहते हैं। ये तभी संभव है ना सर, जब a2 0 होगा, इसका मतलब ये बराबर ये हो, बस ये बताना चाह रहे थे कि mg sin थीटा इज इक्वल टू a1 ma1 sin थीटा के बराबर हो जाए, बराबर हुआ है क्या, sin ये कंपोनेंट गलत होता है क्या, थीटा ये होगा कि ये होगा, ये होगा, ये वाला थीटा होना चाहिए ना, तब बोले थे आपको लग रहा, सॉरी ये थीटा होगा तो ये cos थीटा हो जाएगा सर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, sin थीटा। तो यहाँ पे mg cos थीटा तो सही है, ये sin थीटा हो जाएगा, है ना, सॉरी हाँ, इधर sin थीटा हो जाएगा और mg sin थीटा माइनस m1 cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ये भी आपका cos थीटा हो जाएगा, इसको एक बार करेक्ट कर लेना, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। समझ पाए, m से m कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब g sin थीटा इज इक्वल टू a1 cos थीटा के बराबर हो जाए ना, उस केस में आप ये समझ लीजिए कि बॉडी रेस्ट में रहेगी, प्लेन और बॉडी के मूव करने के बावजूद भी, आई बात समझ में, प्लैंक और बॉडी के मोशन के बावजूद भी बॉडी के पास मोशन नहीं होगा। कब, जब ये कंडीशन होगा, इसको कुछ कहते हैं, लिख लो, द कंडीशन फॉर बॉडी टू बी रेस्ट, ये आपका है, आपसे यही पूछा जाता है, नोट करके लिख लो, द कंडीशन फॉर द बॉडी टू बी रेस्ट, फॉर द बॉडी to be raised relative to the inclined plane, क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, मतलब g sin थीटा इक्वल टू a1 cos थीटा होना चाहिए, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू a1 बाय g के बराबर हो, मतलब आप प्लेन का एंगल ही इतना रख दो। पूछेगा कि यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती है कि इसका एक्सेलरेशन क्या रखें, इसका a1 क्या रखें, आपसे ये पूछा जाता है, दो बातें यहाँ से निकलेगी, एक प्लेन का एक्सेलरेशन क्या रखें, तो प्लेन का एक्सेलरेशन सर g sin थीटा बाय cos थीटा रखिए, मतलब g tan थीटा के बराबर रखिए। दूसरा चीज ये पूछा जाएगा कि भाई प्लेन का एंगल कितना रखें, तो
प्लेन का एंगल कितना रखें, तो tan थीटा के बराबर रखिए। कितना है tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा मतलब a1 into a1 by g। ये दो चीजें तुम्हें इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है कि किस एंगल पे बॉडी को रखें, मतलब प्लेन का एंगल क्या हो, tan थीटा हो, प्लेन का एक्सेलरेशन क्या रखें ताकि ये a2 एक्सेलरेशन से ना गिरे, मतलब एक्सेलरेशन हो ही ना, ये होगा। समझ पाए? वेरी गुड। इसको एक बार रिकैप करिएगा आप लोग, इसमें दिक्कत होगी तो फिर से हम लोग बात करेंगे, ठीक है? इसे छाप लीजिए आराम से और फिर जो दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। इसको नोट कर लीजिए।